क्या कहेंगे आप तिवारी जी? जी देखिए, ये बड़ी समझदार लोग हैं और फिलहाल का जो आंदोलन चल रहा है, इनको तो विरोध भी इनको स्वीकार नहीं है, अपना कोई विरोध तक इनको स्वीकार नहीं है। जबकि जनतांत्रिक प्रक्रिया का ये स्वाभाविक उसका गुण है कि विरोध तो होना चाहिए, प्रतिवाद होना चाहिए। हर बात का प्रतिवाद होगा, उसके बाद संवाद निकलेगा, फिर ये सतत प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए जनतंत्र। लेकिन जब विरोध को पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, तो विरोध के बाद की स्थिति होती है विद्रोह। विरोध और विद्रोह में बहुत माइनर, एकदम तलवार की धार पर चलता है कब विरोध विद्रोह में परिवर्तित हो जाएगा। अगर विरोध को संज्ञान लिया जाएगा, बातचीत की प्रक्रिया चालू रहेगी, तो वो विरोध की प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, वो जनतांत्रिक प्रक्रिया होगी। लेकिन जब विरोध की बात सुनेंगे ही नहीं, अभी जैसे क्या हुआ हरियाणा में या इसके पहले जितने आंदोलन हो रहे थे अपने, चाहे ये जंतर मंतर रहा, चाहे जहाँ कहीं हो, जब विरोध हो रहा है तो उसको आप संज्ञान लीजिए। गांधीवादी रास्ता विरोध का रास्ता है, उसका रास्ता है संवेदनशील लोगों के लिए है कि आप हमसे बात कीजिए, आप हमसे तर्क कीजिए, जो हमारी समस्याएं हैं आप उनके समाधान कर आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप आंख बंद कर लें कि हम तो कुछ सुनेंगे नहीं आपका, तब फिर वो विरोध गांधीवादी रास्ता से आगे बढ़ करके जो अपने ये कम्युनिज्म का रास्ता जाता है, और जिसकी कहीं न कहीं से शुरुआत हो, जिसकी बात अपना ये लोग कहते हैं कि नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ। मार्क्सवादी आंदोलन भी भारत में उसकी एक नियमित अपनी विकास प्रक्रिया थी, और यहाँ उसने संसदीय रास्ता अख्तियार किया। लेकिन वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी फिर सीपीएम बना, फिर सीपीएम अपना माले बना, और माले में भी एक गुट निकल करके आया कि नहीं, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम विद्रोह करेंगे, हम तो सशस्त्र क्रांति करेंगे और हथियार के बल पर हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, अपना जैसे चीन में काबिज हुआ गया या और जगहों पर काबिज हुआ गया। तो ये जो विरोध और विद्रोह के ये जो मुहाने पर ये लोग खड़े हैं, अब इनको डर ये है कि अगर हम विरोध की बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनेंगे, तो ये विद्रोह की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये विद्रोह की तरफ बढ़े उसके पहले ही विरोध को ही विद्रोह का रूप दे दो। और उसके चलते इन्होंने बड़े सोच समझ के साथ, अपनी समझदारी के साथ इन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया है अपने 80वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। और ये बहुत ही घातक है, क्योंकि इसके पहले जो लोग सशस्त्र नक्सलवाद की बात करते थे, तो नक्सलवाद में भी आप देखेंगे कि ये नक्सलवादी विचारधारा से संबद्ध लोग ही नहीं, वो जो भी लोग लूट करते थे, डकैती करते थे, इस तरीके की बात करते थे, अपना सबको एक लाठी से हाँक देते थे कि सब नक्सल है, सब नक्सलाइट है। तो और फिर उसके बाद अपने हकों की बात करने वाले, आदिवासी हितों की बात करने वाले, जैसे अपना जितने भी लोग थे सबको नक्सल एक ही लाइन में अपना करके और उनके ऊपर दमन करना अपना शुरू करते थे। और ये प्रक्रिया केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारे राजनीतिक दल अपने जितने राजनीतिक विरोधी रहे हैं उनके लिए इनका जो एक शब्दावली अपना था कि अपना नक्सल, तो उसी का ये प्रतिरूप ला रहे हैं अपना, उसी की अगली कड़ी में अब और हिंसक प्रवृत्ति के साथ उसको, कि जो लोग हमारे विरोध के बारे में सोचेंगे भी वो हमारे जो सो वो नक्सलाइट है और उनका खात्मा किया जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से नंदिता जी के पास आता हूँ। नंदिता जी, अभी आपने बात सुनी, सलीम खान साहब की बात सुनी आपने और तिवारी जी की बात सुनी। अब शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे लगता है कि सीजीआई ने युवा पीढ़ी को कॉकरोच कह दिया तो वो गले पड़ गए एक शब्द के कारण से। और मोदी जी के मन में ये डर नहीं है कि दिमागी नक्सली कहेंगे तो ये लोग गले पड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्लियामेंट का उनका इस बार का जो अनुभव आया, जिसमें पूरी तरीके से अपोजिशन हावी रहा और वो कोई शब्द नहीं तलाश पाए। पहले तो उन लोगों को बोलते थे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, तमाम सारी बातें बोलते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भीतर भी जो अपोजिशन वाले लोग हैं
उनको भी शायद वो इसी फ्रेम के अंदर वो रखते हैं और वो देखते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसको, जो इसके एक तरीके से प्रतिक्रिया जो है वो किस तरफ जाती हुई आपको दिख रही है? मतलब ये वैसे ही काम खत्म हो जाएगा, बोल दिया हम लोगों ने, कुछ प्रतिक्रिया कर दी, या कुछ लंबी प्रतिक्रिया इसकी होने वाली है? आपका जो असेसमेंट है वो क्या कहता है? नहीं, मुझे लगता है ऑपोजिशन ने ऑलरेडी अपना रिएक्शन दिया है। जितना भी मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ऑपोजिशन की आवाज हमेशा दबी सी आती है, लेकिन आई है इनकी टिप्पणी के साथ साथ कि वहां से कड़ी निंदा भी आई है कि आप ये पॉलिटिकल अटैक है अपने सारे अपोनेंट्स के ऊपर। एकदम सही ये टिप्पणी है। और आप चाहते हैं ऑपोजिशन मुक्त भारत, मतलब 15 अगस्त के दिन बजाय कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रख के जो यूनाइट करने वाली बातें हैं, जो सब चीजें हम लोग को यूनाइट करती है, फ्रेटर्निटी की बात होती है, फ्रीडम की, लिबर्टी की बात होती है, जो हमारी प्रियम्बल में सारी वैल्यूज हैं, तो उस पे फोकस करने के बजाय आप अपनी पॉलिटिकल स्पीच में वो भी कि एकदम जो कहते हैं डिक्टेटर जिस तरह से बोलते हैं, फैशिस्ट जिस तरह से बोलते हैं कि मुझे कोई ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं होगा, जो अपोज करेगा वो दिमागी नक्सल है। और इस तरह से ये मतलब इनकी पॉलिसीज तो वैसे ही चल रही है ना, सारा सेंट्रलाइजेशन हो गया, स्टेट्स की पावर हमारे पूरे एजुकेशन में खत्म कर दी। अभी एक बिल रखा है VBSA बिल, उसके बारे में कभी आप लोग चर्चा करेंगे, मैं जरूर शामिल होना चाहूंगी। इस बार थोड़ा सा वो डिफर हुआ शायद इतना जो ऑपोजिशन चल रहा है उसकी वजह से, लेकिन अगले सत्र में उसको पास करेंगे, सारे पावर सेंटर के हाथ में। और जिस तरह से इनकी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और तमाम कानून ये लाए, जिस तरह से कोर्सेज इन्होंने तब्दील किए हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यंग लोग सोचें समझें, कोई क्रिटिकल एबिलिटी उनके अंदर बने, कोई क्रिएटिव एबिलिटी, कोई एम्पैथी एक दूसरे के साथ, जो वैल्यूज हम लोग वैल्यू करते हैं, वो सब इनसे कोई मतलब नहीं है। कोर्सेज को इतना डाइल्यूट कर दिया। अभी दिल्ली सल्तनत का कोर्स जो ऑप्शन पेपर था MA में हिस्ट्री का, जब पूरा डिपार्टमेंट और कमिटी ऑफ कोर्सेज ने कई सारे ऑप्शन पेपर्स रखे, तो इन्होंने कई सारे काट दिए, उनमें से ये भी काट दिया। उन सब पे विरोध भी हुआ है, लेकिन कमिटी के बाहर के लोग, AC के बाहर के लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग भी कोई ना कोई एक्सपर्ट के नाम से, एक्सपर्ट हम जानते हैं कहाँ से ला रहे हैं ये लोग, सारा कुछ ये RSS से डिक्टेटेड हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज में। तो वो कुछ एक्सपर्ट जो हैं वो कह देते हैं कि ये हटाओ, ये एंटी नेशनल है, तो वो सारी चीजें वहां पे स्टूडेंट्स का को ब्रेन वॉश करने की कोशिश है। लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पे इतने दिन चला और युवा पीढ़ी क्लियरली गोदी मीडिया के झांसे में नहीं आई है जितना उनके प्रीवियस जनरेशन आ गई थी, खासतौर से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और अपर कास्ट के लोग। वो जो सुबह से रात तक टीवी देखते हैं वो एकदम ब्रेन वॉश है, लेकिन उनके बच्चे ब्रेन वॉश नहीं। वो बच्चे रिबेल करके वहां पे पहुंच रहे थे जंतर मंतर। और जिस तरह से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जिस ह्यूमर के साथ, जिस समझ के साथ, और एक दूसरे के साथ, जो अगर आप गए होंगे वहां पे, शायद मैंने आपको भी देखा था वहां पे, किस तरह से एक दूसरे का साथ दे रहे थे। कोई पानी पिला रहा है, कोई फैन कर रहा है, कोई दवा की अरेंजमेंट कर रहा है, कोई खाने की अरेंजमेंट कर रहा है, टोटल स्ट्रेंजर्स के साथ। एंड हम लोग को मतलब एकदम दिल भर आया कि ये पहली दफा हम इस तरह से देख रहे हैं। द आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इस गैदरिंग में, जब हम सारी उम्मीद खो चुके थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैलेंज को भी, दिमागी नक्सल वाली बात को, जिस तरह से CGI के कमेंट को, कॉकरोच वाले कमेंट को लेके इन्होंने अपना एक वेपन बनाया था स्टूडेंट्स ने और यंग लोग ने, इसी तरह से दिमागी नक्सल वाली बात बहुत भारी पड़ेगी इस प्राइम मिनिस्टर को। और माहौल बदल रहा है। अब इनके जो सारे हथकंडे इन्होंने अपना लिए, सारे लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, SIR लगा दिया, घर डिमोलिश कर दिए लोगों के। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। लोग 6-6 साल पढ़े हुए हैं विदाउट एनी ट्रायल। उमर खालिद है, शर्जील हैं, और अभी ये हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स जो वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और कई वर्कर्स को भी डाला हुआ है बिना कोई सबूत के। तो उस पर तो कभी और बात होगी, तो मैं डिटेल में बात रखना चाहूंगी। लेकिन अब देखिए कि इनका जो फैशिस्ट रवैया है जो चल रहा है वो बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि आम जनता, जो यंग लोग हैं, आगे आने वाली पीढ़ी है, वो इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और लड़ने के लिए तैयार हैं, वो पिटने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। पिटेंगे भी फिर भी आएंगे। कुछ एंथम्स भी निकाले आपने सुने होंगे कि हम लाठी खाएंगे फिर आएंगे, हम जेल जाएंगे फिर आएंगे।
हम लगातार आते जाएंगे। आप हमको इस तरह से चुप नहीं करा सकते। तो ये मुझे लगता है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और मैं तो हमारे जो यंग लोग हैं वो हमारे लीडर हैं, अब हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, जो पुरानी पीढ़ी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लोग, नई पीढ़ी के लोग यही चाहते हैं कि उनको जगह दी जाए, और सब लोग कहते हैं लेकिन जगह तो देते नहीं हैं। मतलब आप हर समय जगह देती हैं, मैंने देखा है। मैंने जब आप जंतर मंतर पे भी थी, मैं भी वहां पर 5-7 दिन था, तो मैंने हर जगह पर आपको देखा। वो ये है कि अब आपकी जो है एक किस्म के जो वैचारिक फॉलोइंग या फैन फॉलोइंग कहा जाए, वो सब आपको आगे कर देते हैं, तो वो एक अलग बात है। मैं अब व्यास जी आपके पास आता हूँ। व्यास जी, आपने सभी पैनलिस्टों की बात आपने सुनी। ये जो है, अगर अब इसमें ये देखा जाए कि प्रशासनिक नजरिया जो है, जब प्रधानमंत्री कुछ कह देता है तो फिर उससे क्या लाइन जाती है नीचे। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जैसे कल हांसी के अंदर वो एसपी जो है, वो एक तरीके से अपने बॉडीगार्ड की AK-47 छुड़ा रहा था। मतलब बिल्कुल उसका अगर बस चल जाता और उससे दूसरे अफसर रोकते नहीं तो वो छिना के गोली चला देता। कल ये इसके फुटेज आए हैं पूरे। सिवान के फुटेज भी आए, AK-47 वहां तो चली, दिल्ली के जो है पैलेट गन की चली। तो ये जो सब मतलब एक तरीके से स्टेट का जो एक रिप्रेशन वाला या रिप्रेसिव जो चेहरा है, वो अब आपको क्या लगता है कि ये जो जिन लोगों को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है, या ये हम लोग जो कहते हैं कि सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देने होंगे, तो जितने लोग सवाल पूछेंगे उन सबको इस फ्रेम में लगाएंगे, तो क्या एक बड़े रिप्रेशन की तैयारी जो है, या एक तरीके का ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि अब तैयार हो जाओ, हम तैयार हैं रिप्रेशन के लिए? कैसे देखते हैं आप? जी सुनीलम जी, आपको और आपके सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। बहुत अच्छी बातें हुई हैं। अपनी बात कहने के पहले आपके प्रश्न का मैं थोड़ा उत्तर देना चाहता हूँ। सरकार में आदेश आते हैं। अगर दिल्ली से आदेश आएगा कि दिमागी नक्सलों की पहचान कीजिए, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होम डिपार्टमेंट है वह जिलों को आदेश भेजेगा, पुलिस मुख्यालय को आदेश भेजेगा, और दिमागी नक्सल कौन है उसको परिभाषित करना पड़ेगा। तो आमतौर से मैंने देखा है, हालांकि मैं सेवा में नहीं हूँ, आपने मुझे कहा प्रशासनिक अधिकारी है, मैं नहीं हूँ, पहले था, 10 साल पहले था। तो दरअसल अर्बन नक्सल के बारे में भी कोई सर्कुलर नहीं आया, टुकड़े 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 गैंग के बारे में भी कोई सर्कुलर नहीं आया, आंदोलन जीवियों के बारे में भी कोई सर्कुलर नहीं आया, राष्ट्रद्रोही जिसको कहा जाता है उनके बारे में भी नहीं आया। तो इस पर भी कोई सर्कुलर नहीं आएगा। लेकिन जो आपने उदाहरण दिए, होता क्या है कि हम जो प्रशासन में लोग रहते हैं, पुलिस में जो लोग रहते हैं, एक शब्द इस्तेमाल होता है, मोर लॉयल देन द किंग। तो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ तो निश्चित रूप से जो अधिकारी इन किन प्रकारेण आगे जाना चाहेंगे, वे आगे बढ़ करके और जैसा सरकार चाहती है या जैसा उसके नेता चाहते हैं काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक दूसरी चीज इसमें देख पा रहा हूँ, लाल किले से अगर प्रधानमंत्री के ओहदे पर बैठा व्यक्ति कोई बात कहता है तो बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है। और वह प्रधानमंत्री जब हमेशा चुनाव के मूड में होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को संबोधित करता होता है, तो और गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने अपने इकोसिस्टम को ये कह दिया कि दिमागी नक्सल, अब नया शब्द आ गया, पहले अर्बन नक्सल था, वो बहुत लंबा नहीं चला, टुकड़े टुकड़े गैंग भी बहुत लंबा नहीं चला, कुछ लोगों पर UAPA के तहत कार्रवाई जरूर की गई, पर टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में कोई उस तरह की बात नहीं चल पाई। तब उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल, दिमागी रूप से जो लोग भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कहेंगे वही ना नक्सल हुए। तो वैसी दशा में जो लोग प्रोग्रेसिव हैं उनको चिन्हित करने के लिए उन्होंने अपने इकोसिस्टम को कह दिया। उन्होंने उनका इकोसिस्टम कुछ ऐसा है जो शाब्दिक वार करेगा, और उसने करना शुरू कर दिया है। अभी मैं देख रहा था, फेसबुक पर मैं देख रहा था
कि फेसबुक पर दीपके का एक बयान आया है दिमागी नक्सल वाले बयान के खिलाफ, और उसको गालियां पढ़ रहे हैं लोग, कह रहे सोरोस का आदमी है, बिल बिला गया है, काकरोच बिल बिला गए हैं, आदि इत्यादि। तो शाब्दिक होगा, उनका जो आईटी सेल है वो शाब्दिक वार शुरू करेगा। अभी नंदिता जी ने बड़ा अच्छा कहा, अगर आप महिला हैं और अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपके विरुद्ध जो गलीज, जो दिमाग में जो गलीज चीजें भरी पड़ी हैं, उन चीजों का इस्तेमाल करने में भी कोई नहीं सकता, इनके जो अंधभक्त है। तो उनका आईटी सेल है, फिर मीडिया है, विरोधी मीडिया जिसको कहते हैं, वह है, वह शुरू करेगा। और उनका जो प्रवक्ता गण है उन्होंने शुरू कर दिया। कल ही प्रदीप भंडारी नामक उनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राहुल गांधी को दिमागी नक्सल कह के संबोधित कर दिया और कहा कि चूंकि वे 15 अगस्त के जो कार्यक्रम है उसमें नहीं गए, इसलिए ये दिमागी नक्सल हैं। क्यों नहीं गए नहीं बताया, कि तुम अंतिम पंक्ति में बैठाते हो, अपमानित करते हो, शर्म आनी चाहिए। लेकिन उसने नहीं कहा, उसने कहा ये नक्सल हैं। लेकिन जब विरोध शुरू हुआ पोजीशन का, खास करके कांग्रेस पार्टी का, तो मैं रिजिजू का बयान देख रहा था। लेकिन रिजिजू को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन रिजिजू ने कहा कि नहीं नहीं, अपोजिशन के बारे में नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने फला फला के लिए कहा, उसमें माओवादी का जिक्र किया, जो 370 का समर्थन करते हैं उनका जिक्र किया, जो चिकन नेक को तोड़ देना चाहते हैं उनका जिक्र किया, 3 तरह के लोगों का जिक्र किया उसने, जबकि उसको कोई कहा थोड़े होगा। तो शाब्दिक वार शुरू हो गया। और मुझे डर क्या है कि शारीरिक वार भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को उन्होंने कह दिया कि जिनको दिमागी नक्सल तुम समझते हो उन्हें ध्वस्त करो। मुझे लगता क्या है कि वे नक्सल आंदोलन क्यों शुरू हुआ था उसका भी इतिहास शायद उनके जो भाषण लिखने वाले लोग हैं या पीएमओ ने नहीं बताया होगा। उन्हें अगर जानकारी होती कि भाई नक्सल कोई वाद नहीं है, वो तो नक्सलवादी से किसानों का विद्रोह शुरू हुआ था, जोतदारों के खिलाफ और सूदखोरों के खिलाफ, उससे ये शब्द निकला। असली शब्द तो वो धीरे धीरे करते हुए मार्क्सवाद लेनिनवाद होते होते माओवाद में आ गया है। तो अब तो जिसको कहते हैं कि हिंसक लोग हैं, मार्क्सवादी लेनिनवादी जिनको कहते थे सीपीएमएल के लोग, उन्होंने तो रास्ता बदल लिया है। लेकिन अब जो माओवादी लोग हैं जिनको खत्म करने का दावा करते हैं तो माओवाद है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि उनको उसका इतिहास नहीं पता, लेकिन जो लोग भी विचार किसी भी तरह का रखेंगे जो सत्ता के विरुद्ध होगा और जो संविधान में दिया हुआ है, संविधान के प्रस्तावना में ही लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, यानी विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता। अब मेरे ही अपने पुस्तकालय में रेड बुक रखा हुआ है, मैंने माओ से तुम को पढ़ा है, तो आप मुझे घोषित कर दिए कि हम दिमागी नक्सली हैं। हमारे तमाम लोगों के में रखा होगा, तमाम साहित्य रखे होंगे, सबने पढ़े होंगे, विद्यार्थी जी जीवन में हम सबने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो वैसी दशा में आप हमारे विचारों पे बंदिश लगा रहे हैं, और तब थोड़ी सिहरन जी सी हो रही है, क्योंकि तब हमें नाजी जर्मनी की याद आ रही है। और नाजी जर्मनी में हिटलर जब शुरुआती दौर में आया था, नाजी पार्टी बनी थी, उसका नाम क्या था, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। और बहुत सारे लोगों को विश्वास भरोसा था कि यह जर्मनी को जो पद दलित हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, जिसका गौरव गिराया जा चुका था, उसे उठाएगा। हिटलर ने क्या शुरू किया, धीरे धीरे उसने अपने शत्रुओं की पहचान की। उसके शत्रु कौन थे, कम्युनिस्ट उसके शत्रु थे, उसके शत्रु सोशलिस्ट थे, उसके शत्रु ट्रेड यूनियनिस्ट थे, उसके शत्रु यहूदी थे। और मैं पास्टर मार्टिन की कविता के हवाले से कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि फादर मार्टिन यानी पास्टर मार्टिन जो है शुरुआती दौर में 20s 30s में वे बहुत बड़े समर्थक थे नाजी पार्टी के। पर धीरे धीरे जब देखा कि उसने शत्रु पैदा किए हुए हैं और जर्मनी को आगे बढ़ाने के नाम पर इन लोगों पर जुल्म ढालना शुरू कर दिया है, तब उन्होंने विरोध करना शुरू किया नाजी जर्मनी में हिटलर का। और वो कविता जो बड़ी मशहूर कविता लिखी, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, आई डिडंट से, वो पहले कम्युनिस्टों के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो सोशलिस्टों के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियनिस्टों के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं था। जूस के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं जू नहीं था। लेकिन जब वो मेरे लिए आए तो मेरे लिए कहने वाला कोई नहीं था। मुझे डर क्या है, इस प्रकार से जो विचारों की स्वतंत्रता के ऊपर उन्होंने बंदिश लगाने की बात कही,
शाब्दिक और शारीरिक रूप से एक हिंसा का वातावरण हमारे देश में अगर बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप जैसे लोगों को जो 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 सोशल एक्टिविस्ट जैसे लोग हैं, ये जो छात्र आए हुए हैं, इनको कमर कसना पड़ेगा। नंदिता जी जैसे जो ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाले लोग हैं, एकेडमिशियंस हैं, काम करना पड़ेगा। और उन सभी को काम करना पड़ेगा जो चाहते हैं कि समाज में शोषण नहीं हो, गरीबी नहीं हो, गैर बराबरी नहीं हो, अमीर गरीब का अंतर मिटे। इन सभी लोगों को कमर कसना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसे ही नहीं कहा है। प्रधानमंत्री ने वो सोच विचार के एक नया मुहावरा दिया है, जी और इस मुहावरे का मुकाबला कई तरह से करने की आवश्यकता होगी। जी, मुझे यही कहना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में मनीष जी जुड़ गए हैं। आयसा के आप प्रेसिडेंट हैं और पूरा जो आंदोलन चला जंतर मंतर का, उसका वो प्रमुख चेहरा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बात अभी जो बताई, जिस कविता का उल्लेख किया, उसको लेकर के अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, पिछले मतलब अभी तो अब 80 साल हो रहे हैं, उसमें देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि पहले वो सिखों के लिए आए, फिर मुसलमानों के लिए आए, ईसाइयों के लिए आए, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए आए, और फिर जो है आंदोलन जीवियों के लिए आए, कॉकरोचों के लिए आए, और अब दिमागी नक्सलियों के लिए आए। आप इस पूरे जो बहस है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और इसमें यूथ का क्या इसमें रिस्पॉन्ड करने वाला है क्या, या वो अभी कॉकरोचेस का जो मामला है वो शिक्षा के सवाल के ऊपर जो केंद्रित है, उसी तरीके से रह के आगे बढ़ेगा? जी मनीष जी। देखें, ये भाजपा की तरफ से और खास करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से ये लगातार कोशिश रही है कि कैसे जो लोग भी अपने राइट्स की बात करें, अपने हक की बात करें, उनको उनके ऊपर लेबलिंग कर दिया जाए। जब जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, तब इसी तरह का एंटी नेशनल और दहशतगर्द और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी बातें कही गई थी। इसके पहले भी अर्बन नक्सल जैसा शब्द इन्होंने ही इजाद किया था। अब जो दिमागी नक्सल की बात ये कह रहे हैं, तो इस तरह की जो इनकी प्रैक्टिस अनवरत जारी है, वो इनके उसी एजेंडे को दिखाती है जिस पर ये शुरू से काम कर रहे हैं। इनका एजेंडा है कि इस देश के संविधान में जो कुछ बराबरी की बात है, कुछ समानता की बात है, जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करने की बात है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को इनकलकेट करने की बात है, एक नागरिक बोध होने की जो बात है, उस बात पर ही पूरी तरीके से हमला बोल रहे हैं। यानी संविधान जिन दायित्वों के साथ हमें नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का बोध कराता है, एहसास कराता है, ये कह रहे हैं कि आप अगर उन नागरिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, उस दायित्व को निभाते हैं, उस नागरिक बोध के साथ जिंदा हैं, जी रहे हैं, तो आप दिमागी रूप से नक्सल हैं। ये सीधे तौर पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं, उन अधिकारों से इनको नफरत है, इनको घृणा है, और इनकी कोशिश है कि कैसे उन अधिकारों पर बात करने वाले लोगों को आइसोलेट कर दिया जाए, उन अधिकारों पर बात करने वाले लोगों को समाज के धारा से उनको अलग कर दिया जाए, और इस समाज को एक ऐसे समाज में तब्दील करना चाहते हैं जो सिर्फ गुलामों की एक फौज हो, जहां इनसे कोई सवाल न करे, जहां इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेच दें, रोजगार को बेच दें, जहां पूरे देश की जो संप्रभुता है उसको अमेरिका के हवाले कर दें, उसके आगे दंडवत करा दें, लेकिन ये नहीं चाहते कि कोई इस पर सवाल करे। चूंकि बार बार इन मंसूबों पर सवाल हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि महिलाएं CNRC के समय जब ये कागज मांग रहे थे, तो महिलाओं ने लड़ करके इनको पीछे ढकेला। किसानों ने जब ये खेती किसानी को बेचने की बात कर रहे थे, तो किसानों ने इनसे मोर्चा लिया, इनसे लोहा लिया। नोएडा, मानेसर और गुजरात के उन तमाम मजदूरों ने एक मजबूत लड़ाई कहने के लिए वो आगे आए। और अब जब शिक्षा और रोजगार पर बुलडोजर चल रहा है, तब उसके खिलाफ जब छात्र उतरे हैं, नौजवान उतरे हैं, और इनकी सही हैसियत इन्होंने नौजवानों ने दिखाई है, तब इनको समझ में मतलब ये और बौखला गए हैं। और उस बौखलाहट का ही परिणाम है कि ये बता रहे हैं कि दिमागी नक्सलियों को साइडलाइन करना है। हम सब बखूबी तरीके से जानते हैं, जैसा व्यास जी कह रहे थे, कि जो नक्सलबाड़ी की जो विरासत है, आंदोलन की विरासत, जो क्रांतिकारी विरासत है, जो समाज में जुल्म के जितने भी स्वरूप हैं उसके खिलाफ एक सबसे मुखर, सबसे प्रतिरोध की सबसे तीखी आवाज नक्सलबाड़ी रही है। सामंतों के खिलाफ और राजसत्ता के दमन के खिलाफ उस लड़ाई का नेतृत्व किया है नक्सलबाड़ी ने।
और चूंकि उस वक्त सामंती दमन और जो राज्य सत्ता के द्वारा जिस तरह का दमन किया जा रहा था उसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी थी, और इस सरकार के द्वारा भी उसी तरह की दंगाई राजनीति करा करके नफरत के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है, और राजसत्ता के द्वारा जिस तरीके से मौजूदा इस दौर में राजसत्ता को हाईजैक करके उसके माध्यम से लोगों के मूलभूत अधिकारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, संविधान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ चूंकि लोग लड़ रहे हैं, इसलिए बार बार इनको ये नक्सल शब्द इनको खटक रहा है, उसको लेबलिंग करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये नक्सली दिमाग है। इससे ये चाहते हैं कि लोग अपने अधिकारों पर बात न करें और लोग इनके आगे पूरी तरीके से दंडवत हो जाएं। लेकिन इस देश ने एक बहुत साफ मैसेज दिया है कि इनके इस एजेंडे पर चीजें चलने वाली नहीं है। ये पूरी तरीके से घिसा पिटा और पूरी तरीके से खर्च हो चुका इनका एजेंडा है। अब लोग इसको समझ चुके हैं और इसीलिए इनकी बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। झूठ और नफरत की जो राजनीति की इन्होंने फसल बोई थी वो अब कट चुकी है। अब इनके जाने का वक्त आ चुका है, जाने की बारी है। उसके खिलाफ पूरे देश में लोग आंदोलित हैं, लड़ाई चल रही है। शिक्षा और रोजगार को लेकर के सीजेपी के लोग, हम ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, आयशा खुद भी, मैं अभी जहां से आप से डायलॉग कर रहा हूं, हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के रिमोट एरिया देवरिया के हम एक जिले में हैं, जहां पर यहाँ पर बैठ करके छात्र युवाओं के बीच में हम लोगों ने अभी बातचीत की शिक्षा रोजगार के सवाल को लेकर के, और देवरिया में और इस तरह के तमाम अलग अलग जगहों पर कैसे एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। जो लोग भी डेमोक्रेसी और एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को लेकर के चिंतित हैं, उनको एकजुट करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, ताकि आने वाले उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है इसको सत्ता से बेदखल किया जाए और इनके मंसूबों को कैसे पीछे ढकेला जाए, उसकी कवायद लगातार जारी है। तो ये लड़ाई अब बढ़ चुकी है, इनको बिल्कुल पीछे ढकेला जाएगा। हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, सत्ता से भी बाहर करेंगे और समाज की जो नफरती मानसिकता इन्होंने बोई है उससे भी इनको बेदखल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। मुझे लगता ये है कि ये क्योंकि लगातार हार रहे हैं तो ये बताना चाहते हैं, जैसे इन्होंने बस्तर के अंदर जो है माओवादियों का 700-800 जो निर्दोष आदिवासी थे उनका हत्या की, नरसंहार किया, बता दिया कि माओवाद खत्म हो गया। उसी तरीके से ये अर्बन नक्सल का शुरू किया तो उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, यूएपीए लगाया, लेकिन एक बतला नहीं सके कि हमने इसको खत्म कर दिया। तो अब इन्होंने एक और जुमला लेके आया है और इसके अंदर भी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये ऐसी चीज है कि बहुत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। तो फिर कोई और नया शब्द लेकर के ये आएंगे। कुल मिलाकर के डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने का मामला है और ये जो व्यक्ति काम कर रहा है वो डरा हुआ व्यक्ति है। यही हमारी चर्चा का निचोड़ है। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। बहुजन संवाद से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो बहस हम लोगों ने बहुजन संवाद के प्लेटफॉर्म पे की है वो बहस गली मोहल्ले तक पहुंच सके और इस तरीके के जो लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आइसोलेट करने का काम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी, व्यास जी, तिवारी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए कार्यक्रम से। थैंक यू।